हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट और साथ में हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। जो मेरी सीरीज़ देख रहा है उसे पता होगा कि हमने जनरल साइंस के पोर्शन में ये सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है ये वाला और अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, लास्ट वाला। तो अगर आप JKSSB के एग्ज़ाम में जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें जनरल साइंस का मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्शन सेम ही होता है, कुछ एडिशन या डिलीशन टॉपिक्स की होती हैं। तो अगर आप JKSSB एग्ज़ाम के जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहे हैं और आप ये वीडियो जब भी देखें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, जिसमें हमने काफ़ी सारे पोर्शन कर लिए हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये फ़िज़िक्स का पोर्शन है, फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का हमने सारा पोर्शन कर लिया हुआ है। अब हमारी बायो का पोर्शन बचता है। बायो में से भी हमारा आज सेकंड लास्ट टॉपिक है और फिर हमारा एक ही टॉपिक बचता है। इसमें हमने लेक्चर के साथ साथ जितने भी हमने लेक्चर किए हैं, लेक्चर के साथ हमने सारे MCQs भी कवर किए हैं और जिनमें जैसे करंट स्कीम्स या जो करंट अफेयर था वो भी मैंने कवर किया है। तो अगर आप ने अभी तक मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को समझने से पहले बेस डेवलप करवाना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल हो, ओनली जहाँ पे ट्रीज़ हों, या फिर हम ऐसा एक इलाका देखें जहाँ पे सिर्फ एनिमल ही एनिमल हो और वहाँ पे कोई पानी ना हो, कोई ट्री ना हो, तो क्या ये सरवाइव कर सकते हैं? नहीं। तो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे लिविंग में यहाँ देखिए डियर बताया हुआ है, ट्री बताया, ये बाकी एनिमल्स बताए। नॉन लिविंग में जैसे पॉन्ड है हमारा, सनलाइट है, क्लाउड्स हैं, एयर है। तो ये सब चीज़ें क्या सर्वाइवल के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का होना ज़रूरी है। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है तीन कंसेप्ट समझने में, उनको समझ नहीं आती कि इन्वायरमेंट क्या होता है। वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में और इकोसिस्टम में। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज़म आपस में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म से इंटरेक्ट करता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म दूसरे नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इस तरह की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इस तरह की इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और जब इस तरह की इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं, इनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशन है और इनका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोसिस्टम की टर्म जो दी थी आर्थर टेंसले ने दी थी 1935 में, और अर्नस्ट हैकेल ने दी थी इकोलॉजी की टर्म 1866 में। और कोई भी और हर एक चीज़ सराउंड होती है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, बाकी इन्वायरमेंट के फैक्टर से। जैसे कि मान लीजिए कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो किससे सराउंड होगी? सनलाइट से सराउंड होगी, क्लाउड से सराउंड होगी, बाकी एनिमल से सराउंड होगी, फॉरेस्ट से सराउंड होगी, क्लाउड से सराउंड होगी, एयर से सराउंड होगी। तो सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जब वो किसी भी सराउंडिंग से घिरा हो, उसकी सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं? कि ये एक इन्वायरमेंट बनाता है। देखते हैं आगे। देखिए, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इंटरेक्शन इनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ कैसा है। देखिए, ये एक डक है, ठीक है, ये दूसरी डक है, ये दोनों क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। और ये देखिए पेड़, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका और सनलाइट का आपस में क्या इंटरेक्शन है? ये लिविंग होगी और ये नॉन लिविंग होगी। अब देखिए, मान लो यहाँ पे कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, लेव एन एग्जांपल, यहाँ पे CCTV कैमरा लग रहा है। इनकी जो आपस में इंटरेक्शन है, ये आपस में इंटरेक्शन अपनी शो कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। अब इकोसिस्टम भी ऐसा है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में, इनके आपस में क्या इंटरेक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नॉन लिविंग इन्वायरमेंट या साथ क्या रिलेशन है, ये इंटरेक्शन सिस्टम बनाया हुआ है इंटरेक्शन का आपस में, इसको बोलते हैं हम
इकोसिस्टम। लेकिन अगर कोई इनको देख रहे, जैसे सीसीटीवी कैमरा से हम देख रहे हैं कि इनका इंटरेक्शन कैसा है, इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन, तो स्टडी कर रहे हैं हम। जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। आपस में इनका इंटरेक्शन क्या है? इकोसिस्टम ये एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है नेचर का। और अगर इनको हम स्टडी करते हैं, अगर हम स्टडी करें कि ये कैसे पता चला कि हमें आपस में इनका इंटरेक्शन कैसे है, नॉन लिविंग के साथ इनका इंटरेक्शन कैसे पता चला? थ्रू द स्टडी। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है। अब अगर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो मान लीजिए या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो ये पॉन्ड मान लीजिए, या वाटर मान लीजिए, या रिवर मान लीजिए, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब सराउंड किन किन चीज़ों ने किया? यहाँ देखिए, सनलाइट ने सराउंड किया है, इसको एयर ने सराउंड किया है, इसको क्लाउड्स ने सराउंड किया, बाकी एनिमल्स ने सराउंड किया है, सॉइल ने सराउंड किया। ये तो ये इस ऑर्गेनिज्म के आसपास जितनी भी सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो आपको एक आइडिया हुआ कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है। इकोसिस्टम फंडामेंटल यूनिट हो गया। इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, इनको सराउंड किस चीज़ ने किया है, इस सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों। इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे छोटा यूनिट क्या आता है? ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल। अ सिंगल लिविंग बीइंग, कोई भी अगर सिंगल लिविंग बीइंग है उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक इंडिविजुअल है या एक ऑर्गेनिज्म है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन में क्या है? सेम स्पीशीज़ होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एक लिविंग बीइंग है, एक इंडिविजुअल है डियर का, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है इंडिविजुअल का, जिसमें सेम स्पीशीज़ हैं, एक एरिया में रहती हैं, ये क्या बनाती हैं? एक पॉपुलेशन बनाती है। इसी तरह आप देखिए, काफ़ी सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी में काफ़ी सारी डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाएंगी। देखिए, जैसे डियर की एक पॉपुलेशन होगी, रैबिट की एक अलग से पॉपुलेशन होगी, हेयर की, टाइगर की अलग से पॉपुलेशन होगी, बर्ड की अलग से पॉपुलेशन होगी, ट्री की अलग से पॉपुलेशन होगी। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन एक ही जगह रहती हैं, जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ये क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज़ की साथ में रहती हैं और इंटरेक्ट करती हैं सेम एरिया में। वो क्या बनाती हैं? कम्युनिटी। काफ़ी सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाती हैं? आपकी इकोसिस्टम। जो हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम फंडामेंटल यूनिट है नेचर का, जिसमें लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग आपस में रहते हैं और वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं आपस में भी और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। काफ़ी सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक बायोम। अ लार्ज एरिया करेक्टराइज, जो कि करेक्टराइज हो, उसका क्लाइमेट कैसा है, प्लांट लाइफ कैसी है, एनिमल लाइफ कैसी है। लार्ज रीजनल इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बायोम। और बायोम मिलके क्या बनाता है? बायोस्फीयर। कौन से पार्ट में, अर्थ के कौन से पार्ट में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ये जैसे डियर की एक हुई, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक डियर की बात करते हैं, लेकिन जब एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सारी डियर्स एक फॉरेस्ट में कैसी हैं? सेम स्पीशीज़ की। जब पॉपुलेशन से आगे हम क्या, कम्युनिटी से, कम्युनिटी में क्या हुआ? एक किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में डियर की पॉपुलेशन कैसी रह रही है, टाइगर की, बर्ड्स की, प्लांट की, इंसेक्ट की, फंजाई की, आपस में इनका इंटरेक्शन कैसा है। फिर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ, सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर के साथ। और फिर ये मिलके बनाते हैं बायोम। बायोम में जैसे एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक अलग से बायोम हो गया, डेजर्ट एक अलग से बायोम हो गया। ठीक है। आते हैं क्या, बायोस्फीयर में सबसे छोटा क्या है? ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है पॉपुलेशन, उसके बाद है कम्युनिटी, उसके बाद है इकोसिस्टम, उसके बाद है बायोम, उसके बाद है बायोस्फीयर। हमारे में सिलेबस में क्या है कि इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम को अब कि इकोसिस्टम एक फंडामेंटल यूनिट है नेचर का, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और साथ में वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। या फिर हम नॉर्मल या सिंपल वर्ड में बोलें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का, इन सब का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक। बायो का मतलब ही होता है लाइफ। ऐसे कंपोनेंट जो कि जिनमें लाइफ होती है,
और ए बायोटिक कंपोनेंट, ए का मतलब होता है विदाउट। ए आपको जहाँ भी वर्ड दिखे तो विदाउट लाइफ, ऐसे कंपोनेंट जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, और ऐसे कंपोनेंट जिनमें जान नहीं होती। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आ जाते हैं एट्रॉफ्स, या जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एल्गी अपना खाना खुद बनाता है। डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देखी हुई हैं। फिर हमारे आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपने फूड कंजप्शन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसमें क्या आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर में हमारे क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। और फिर हमारे आते हैं डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र में जैसे डिकम्पोज़र या डेट्रीवोरस। कंज्यूमर में आते हैं हमारे हर्बीवोरस, जो सिर्फ हर्ब प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं, और जो हर्बीवोरस को फीड करते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस दोनों पे फीड करते हैं, हर्बीवोरस पे भी और कार्निवोरस पे। डेट्रीवोरस जो है वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। इसी तरह हमारे आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट हमारे डिवाइडेड होते हैं फिजिकल फैक्टर्स में और केमिकल फैक्टर्स में। फिजिकल फैक्टर्स में हमारी एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, फायर, रेनफॉल। और केमिकल फैक्टर्स में हमारा आता है पीएच कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन कैसा है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कैसा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड कैसी है, सीओडी कैसी है, न्यूट्रिएंट की कंटेंट कैसा है, सैलिनिटी क्या है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि इकोसिस्टम में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं और हमें बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहले हम अपनी बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ साथ ही मैं आपको बता दूंगी फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। इसी में हम देखेंगे आगे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो एक चीज़ हम ख़त्म करके फिर हम एंड में देखेंगे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। साथ साथ में मैं आपको आगे एंड में एक कंसेप्ट आ जाता रहता है इकोलॉजिकल नीश का। हैबिटेट में क्या डिफरेंस होती है, इकोलॉजिकल नीश में क्या डिफरेंस होता है, इकोलॉजिकल नीश में भी नीश क्या होता है, आपका रियलाइज्ड नीश क्या होता है। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे बार्नेकल्स की, तो सब कुछ हम आज कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अपने बायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है। बायोटिक ऐसे कंपोनेंट हैं जो लिविंग हो इकोसिस्टम में, उनको हम क्या कहते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और साथ साथ में ये एबायोटिक कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक बैलेंस नेचर में मेंटेन करने के लिए। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे आ जाते हैं प्रोड्यूसर। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बस आप रिवीजन कर रहे हो, ऐसे समझो। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है हाँ उसके लिए एक बेस हो सकता है, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उनके लिए चीज़ें ये रिवीजन तरह हो रही हैं, रिवीजन की तरह हो रही हैं। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हम और क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपना खुद जो है वो खाना बनाए। ठीक है, ट्रॉफ्स फीड करना, फूड बनाना। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है प्लांट्स अपना खाना, या प्लांट्स नॉट ओनली प्लांट्स बिकॉज इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आता है, हमारा एल्गी भी आता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, या फिर वो क्या होते हैं प्रोड्यूस करना, मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, ये सनलाइट का यूज़ करते हैं, और ये क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं। इन सब की मदद से ये क्या बनाते हैं अपना फूड बनाते हैं, जो क्या होता है हमारा ग्लूकोज, और साथ में क्या निकलता है ऑक्सीजन, और प्लस हमारी एनर्जी निकलती है। और इसी एनर्जी को हम कहाँ यूज़ करते हैं फर्दर अपनी रेस्पायरेशन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एल्गी, डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया। तो ये सब क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये क्या किससे खाना बनाते हैं, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, और ये क्या बनाते हैं फूड चेन का बेस बनाते हैं। ठीक है, फिर है हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम और क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपना खाना खाने के लिए, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं जो पे सिर्फ प्लांट ही खाते हैं। जैसे काऊ है, काऊ हमारी सिर्फ प्लांट ही खाती है। डियर हमारा सिर्फ ग्रास ही खाता है। कार्निवोरस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हर्बीवोरस पे फीड करते हैं। ठीक है, और ओमनीवोर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे हमारा बियर है, क्रो है, जो
हमारे हर्बीवोर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में प्रोड्यूसर से हायर ट्रॉफिक लेवल्स में। ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में और सीड डिस्पर्सल में। कार्निवोर्स का क्या काम है, कार्निवोर्स बाकी जो छोटे या लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनको खा के एक बैलेंस मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम में, कंट्रोल करते हैं बाकी एनिमल्स की पॉपुलेशन को। और ओमनिवोर्स क्या करते हैं, ओमनिवोर्स ये एज अ प्रीडेटर भी एक्ट करते हैं और प्रे भी एक्ट करते हैं इन फूड चेन, और ये हेल्प करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, फिर हमारा आता है डिकम्पोजर्स। अब देखिए दो हमारे हो गए, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर है। अब हम आते हैं डिकम्पोजर्स पे। डिकम्पोजर का मतलब है, डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिंपलर सबस्टांसेस में। देखिए अगर कोई डेड एंड डिके है, जैसे बैक्टीरिया उन पे एक्ट करता है, फंजाई एक्ट करता है, तो ये क्या करते हैं, डेड मटेरियल को डिकम्पोज कर लेते हैं और इनकी वजह से जितना भी न्यूट्रिएंट में प्रेजेंट होता है वो बैक टू द सॉइल जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। डेट्रीवोरस का क्या काम है, डेट्रीवोरस है ऐसे एनिमल जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। अब देखिए डिकम्पोजर क्या था, डिकम्पोजर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पे एक्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होंगे और इनको क्या बनाए, सिंपलर सब्सटेंसेस में बना दें, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डेट्रेरिवोरस हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि हमारा अर्थवर्म हो गया, मिलीपीड हो गया, वुड लाउस हो गया। तो ये क्या करते हैं, जितना भी हमारा डेड मैटर है उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये हेल्प क्या करते हैं डिकम्पोजिशन में। इनका मेन काम क्या है कि डिकम्पोज करना। तो जितने बायोटिक कंपोनेंट हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं और वर्क टुगेदर फॉर द सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर ऐसा जंगल हो जिसमें सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो, या ऐसा जंगल जिसमें जानवर हो, पानी ना हो, तो ऐसा सिस्टम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें आपस में बायोटिक और एबायोटिक का होना ज़रूरी है किसी भी इकोसिस्टम, किसी भी इन्वायरमेंट के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने पीछे देखा था कि डीकम्पोजर और डेट्रीवोर्स में क्या डिफरेंस है। ये जो दोनों है ये हेल्प करते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने में, लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो दोनों का डिफरेंस है जो कि ये इकोसिस्टम में परफॉर्म करते हैं। अब देखिए डिकम्पोजर क्या है, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि केमिकली ब्रेक करते हैं डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। जैसे ये लेटर है, ठीक है, इस पर अगर बैक्टीरिया ने एक्ट किया या फंजाई ने एक्ट किया तो ये कॉम्प्लेक्स को क्या बनाया, उन्हें सिंपलर बनाया। अब ये न्यूट्रिएंट जितने भी हैं सॉइल में रिसाइकल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं एंजाइम डेड मैटर पे और इनको ब्रेक करते हैं केमिकली। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में, और इसके न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं, या अगर पानी में है तो पानी में रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी जिस भी हैबिटेट में ये प्रेजेंट होंगे वहाँ से ये अपने न्यूट्रिएंट वहीं पे रिलीज़ करके वहाँ की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करेंगे। इसमें मोड ऑफ इंजेशन क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इंजेस्ट नहीं करते डेड मटेरियल को, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट आफ्टर द केमिकल ब्रेकडाउन। अगर आपको याद होगा तो ये सेप्रोफैट्स नहीं है, सेप्रोफैट्स क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके, जैसे ये सेप्रोफैट, ये डेड एंड डिके में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जब रिलीज़ करते हैं वो इन पे एक्ट करते हैं, डाइजेशन बाहर होती है और फिर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डेट्रीवोरस में क्या होता है, डेट्रीवोरस में ये डेड एंड डिके जो मैटर है इसको इंजेस्ट करता है, और इंजेस्शन के बाद इनकी जो डाइजेशन होती है वो इनटू द बॉडी होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी इनटू द बॉडी होती है। तो देखो डेट्रीवोरस आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेस्टिंग इट, इसको अंदर इंजेस्ट करते हैं एंड ब्रेकिंग इनटू सिंपलर पीसीज। अर्थवर्म है, मिलीपीड्स है, वुड लाउस है, तो इनका मेन काम क्या है, इंजेस्ट डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल इंजेस्ट करते हैं। ये इंजेस्ट नहीं करते, ये डू नॉट इंजेस्ट, ये देखो डू नॉट इंजेस्ट स्मॉलर पार्टिकल्स मैकेनिकली, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डिकम्पोजर टू एक्ट फास्टर, और ये हेल्प करते हैं फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ लिटर।
तो आपको एक डिफरेंस मेन पता चला कि डीकम्पोज़र में और डेट्रीवोरस में मेन डिफरेंस के डेट्रीवोरस में इनसाइड द बॉडी जो है वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट किया जाता है, लेकिन डीकम्पोज़र में आउटसाइड द बॉडी जो है वो डाइजेशन होती है, फिर जाके एब्जॉर्प्शन किसकी होती है, न्यूट्रिएंट्स की, जब केमिकल ब्रेकडाउन से उस लिटर को डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह बाहर डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए किस किस तरह के इकोसिस्टम होते हैं कि इकोसिस्टम नेचुरल भी इकोसिस्टम होते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं। नेचुरल में जैसे अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात देखें, ज़मीन पे कौन से टेरेस्ट्रियल होता है, ऐसी चीज़ जो कि ज़मीन में प्रेजेंट हो। और इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, इक्वेटिक का मतलब होता है ऐसा इकोसिस्टम जो कि पानी में प्रेजेंट है। तो नेचुरल इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं, ज़मीन पे और पानी पे। ज़मीन पे जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी एक पूरा एक अलग से इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड हमारा इकोसिस्टम है, डेजर्ट हमारा एक इकोसिस्टम, माउंटेन में एक अलग इकोसिस्टम है। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलग होते हैं और मैरीन वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम अलग होते हैं। रिवर या स्ट्रीम है, ये क्या हमारे एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। लेक, पॉन्ड, वेट, मैराइन वाटर, मैराइन इकोसिस्टम भी आता है। ठीक है, इसी तरह हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड इकोसिस्टम, एक्वेरियम है, अर्बन इकोसिस्टम है, गार्डन्स हैं, हमने एग्रीकल्चर इकोसिस्टम सेटअप किया, ये क्या है, ये भी एक तरह के इकोसिस्टम है। बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए अपने। अब हमारा बायोटिक कंपोनेंट के बाद हम पहले अपना फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, फिर हम अपना इकोलॉजिकल पैरामीटर्स पढ़ेंगे और फिर एंड में हम जो है एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र करता है एनर्जी बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। इसका लीनियर सीक्वेंस है जिसके थ्रू फूड और एनर्जी पास होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसमें हमेशा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से आगे ट्रांसफ़र होती है कंज्यूमर में, फिर टॉप कंज्यूमर में और फिर डीकम्पोज़र में। जी हर लेवल पे डिक्रीज़ होती है बाय 10% ऑफ लॉ, जिसको हम कहते हैं जो किसने दिया था, रेमंड लिडमैन ने। ठीक है, इसका अकॉर्डिंग टू रेमंड लिडमैन % ही एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में अगर 10,000 जूल एनर्जी है तो नेक्स्ट जो है प्राइमरी कंज्यूमर में उसमें 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। देखिए ये 10,000 था, यहाँ पे सिर्फ 1000 जूल ही रहेगी। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में इसका अब 10% आगे ट्रांसफ़र होगा तो 100 जूल बच गई। अब 100 जूल का भी 10% आगे ट्रांसफ़र होगा तो एंड पे जो है वो 10 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो आगे पास होती है और बाकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। ये जो 90% एनर्जी लॉस्ट हुई ये एज अ हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डीकम्पोजर, लेकिन एनर्जी लॉस्ट भी होती है हर एक स्टेप में। ठीक है, फूड चेन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है ऐसी फूड चेन जो कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो और इसमें एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। देखिए ग्रेजिंग का मतलब ऐसी एनर्जी जो कि ऐसा फूड चेन जो स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट से। यहाँ पे ग्रीन प्लांट क्या है? ग्रास, जिसको कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग। फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खाता है स्नेक जो कि टर्शरी कंज्यूमर, और स्नेक को कौन खाता है? ईगल जो कि है हमारा टॉप कंज्यूमर। ठीक है, इसी तरह हमारा सेकंड टाइप है डेट्रीटस फूड चेन। डेट्रीटस फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन का जो बेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से। इसमें एनर्जी भी फ्लो होती है डिकम्पोजर से टू प्रीडेटर्स में। डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म देखो, जैसे ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, इसको किसने खाया? अर्थवॉर्म ने। अर्थवॉर्म को कौन खाता है? बर्ड। और बर्ड को कौन खाता है? हॉक। तो अब एक और फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। इसमें देखिए, इसमें जो है फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू लार्ज ऑर्गेनिज्म हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है। ये भी देखो फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू लार्ज ऑर्गेनिज्म जो है ये दोनों फूड चेन स्टार्ट हो रही है। लेकिन पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है? फ्रॉम बिग या लार्ज ऑर्गेनिज्म से फूड चेन स्टार्ट होती है किस पे? स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे।
स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी में इंटरनली या तो इंटरनली रहते हैं या एक्सटर्नली, और फिर होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। इट बिगन्स विद द लार्ज होस्ट ऑर्गेनिज्म, और एनर्जी भी इसमें फ्लो करती है फ्रॉम पैरासाइट टू हाइपर पैरासाइट। अब देखो ये काऊ है होस्ट, इस काऊ के ऊपर क्या बैठा हुआ है? एक टिक बैठा। अब इस टिक को कौन खाएगा? वैस्प। वैस्प क्या हुआ? हाइपर पैरासाइट। तो जो फ्लो है एनर्जी का फ्रॉम बिग या लार्ज ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है। एनर्जी इसमें वन डायरेक्शन ही मूव करती है, क्योंकि फूड वेब में जो है वो मल्टी डायरेक्शंस में फ्लो करती है। हर एक एनर्जी में जो एनर्जी लॉस्ट होती है एज अ हीट, और ये जो मेंटेन करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है इकोसिस्टम में। इसकी समरी क्या है? फूड चेन शो पाथ ऑफ एनर्जी फ्लोज एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर से एनर्जी बनी और इस एनर्जी को किस तरह ट्रांसफ़र किया गया? थ्रू कंज्यूमर, और फिर कंपोजर ने उसी एनर्जी को वापस रिसाइकिल कर दिया सॉइल में। फूड वेब फूड एनर्जी होगी। अब हमने यहाँ बात की ट्रॉपिक लेवल्स की। लेवल्स क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स डिफरेंट फीडिंग लेवल हैं फूड चेन में। जैसे लेवल में सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर, और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल में टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है। प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, नीटर, क्लोरोफिल। इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर को, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड है, हर्बीवोर्स को खाते हैं, और कार्निवोरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। और अपेक्स जो कंज्यूमर हैं उनको बोलते हैं अपेक्स प्रीडेटर्स, जो कि टॉप ऑफ द फूड चेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, ये होता है पैरामिड, इकोलॉजिकल पैरामिड जिसे बोलते हैं। सबसे लोअर लेवल पे क्या हुआ? प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरी कंज्यूमर। हर एक लेवल में जैसे हम इंक्रीज़ होते हैं, ऊपर जाते हैं, एनर्जी जो है यहाँ पे कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी कम है। सबसे लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। लेकिन ये हर जगह ट्रू नहीं है। आप देखेंगे कहीं इन्वर्टेड पैरामिड्स भी होते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मल वे में यही बताया जाता है कि लोअर लेवल पे जो मोर एनर्जी होती है और अपर लेवल पे कम एनर्जी होती है। ठीक है। दूसरे जो हैं वो बेस बनाते हैं हर एक फूड चेन का। ये मैंने पीछे भी स्टेप पढ़ा था। हर एक ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे पास होती है। जैसे ही हम ट्रॉपिक लेवल्स में अपर मूव करते हैं, एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, जो है ऑर्गेनिजम्स का वो डिक्रीज़ होता है हायर लेवल पे। अब देखिए फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म में ईट सेवरल ऑर्गेनिज्म एंड मे ऑल्सो बी ईटन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें एक नेटवर्क बना होता है जो कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है किसका? फूड चेन का, जिसमें मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप शो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में इकोसिस्टम में। जैसे कि देखो, अगर हम ग्रास लैंड की एग्जांपल देखें तो ये देखो, ये ग्रास जो है, इस ग्रास को कौन खा रहा है? फ्रॉग भी खा रहा है और ग्रॉस होपर भी खा रहा है। ठीक है। अब इस और फॉक्स भी खा रहा है। अब इस ग्रॉस हॉपर को कौन खा रहा है? फॉक्स भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है। ठीक है। अब इस रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है। इस फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक भी खा रहा है। फॉक्स देखो ये भी खा सकता है, स्नेक को हॉक भी खा सकता है, इस फॉक्स को ये भी खा सकता है, फॉक्स को आउल भी खा सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। इस तरह के इसमें काफ़ी सारी फूड चेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो अगर एक भी फूड सोर्स को हम रिमूव कर दें तो बाकी जो फूड सोर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या है, जितने भी फूड चेन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। इसकी वजह से होता क्या है, मोर स्टेबिलिटी होती है, मोर स्टेबल है फूड चेन से, और अल्टरनेटिव फूड सोर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, फूड चेन जो है वो आपकी सिंपल है। ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है। और अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया, ये प्रिवेंट करता है एक्सटिंक्शन को ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वन फूड सोर्स। देखो फूड चेन में क्या है, एक फूड सोर्स है, अगर एक फूड सोर्स ख़त्म हो जाए तो बाकी स्पीशीज़ की जो है एक्सटिंक्शन हो जाए। लेकिन ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सटिंक्शन को। इतनी चीज़ें समझ आई आपको?
अब देखो इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड्स है क्या? इकोलॉजिकल पैरामिड्स एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉपिक लेवल की। ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामिड्स दिए थे चार्ल्स एल्टन ने 1927 में, इसलिए हम इसको एक और नाम से भी बोलते हैं एल्टोनियन पैरामिड्स। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या हैं? ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बताया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स एक इकोसिस्टम में। ठीक है, अब देखिए इकोलॉजिकल पैरामिड तीन तरह के होते हैं, ऑफ नंबर्स, पैरामिड ऑफ बायोमास, ऑफ पैरामिड ऑफ एनर्जी। पैरामिड ऑफ नंबर्स में क्या बताया जाता है कि कितने नंबर हैं इंडिविजुअल के हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, कितना पैरामिड ऑफ नंबर में। पैरामिड ऑफ बायोमास में ड्राई वेट बताया जाता है हर एक ऑर्गेनिज्म का हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, कितना ड्राई वेट है हर ऑर्गेनिज्म का हर एक लेवल पे। पैरामिड ऑफ एनर्जी का होता है कि हर एक लेवल पे कितनी एनर्जी, जैसे हमने बात की थी 10% ऑफ एनर्जी लूज, जैसे इसमें अगर 10,000 जूल एनर्जी है तो नेक्स्ट में कितना होगा 1000 एनर्जी जूल। तो इसमें पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही राइट आपको मिलेगा, ऑलवेज राइट या ऑलवेज अपराइट मिलेगा आपको। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो हर स्टेप में लूज़ होती है। देखो पैरामिड ऑफ एनर्जी में जो सबसे लोअर स्टेप होता है उस 1 लाख एनर्जी है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में क्या है 10% ही आगे जाएगी, उससे भी 10% जाएगी, नेक्स्ट में 10%, हर एक लेवल पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। इसलिए पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही आपको अपराइट मिलेगा। तो हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पैरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है, तो पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है। अब देखिए पैरामिड ऑफ बायोमास। पैरामिड ऑफ बायोमास आपको अपराइट भी मिलेगा और इन्वर्टेड भी मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास की, तो इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर देखें वो हमेशा अपराइट होगा, लेकिन इक्वेटिक इकोसिस्टम अगर हम देखें वो इन्वर्टेड होगा, जैसे पॉन्ड होता है हमारा। ठीक है, एक टेरेस्ट्रियल में देखिए जैसे ग्रास है, ग्रास काफ़ी ज़्यादा होगा प्रोड्यूसर, उस प्रोड्यूसर पे कौन फीड करेगा? ग्रास हॉपर। उस पे कौन फीड करेगा? फ्रॉग। तो ग्रास का नंबर ज़्यादा होगा, उससे कम होगा ग्रास हॉपर का, उससे कम होगा फ्रॉग का, उससे कम होगा स्नेक का, उससे कम होगा हॉक का। तो सबसे लोअर पे ज़्यादा नंबर है, तो इसका जो है देखिए ट्रॉपिक लेवल काफ़ी बड़ा होगा, तो ये क्या होगा अपराइट होगा। तो पैरामिड ऑफ बायोमास में अगर आपको पूछें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पैरामिड कैसा है तो वो अपराइट होगा। लेकिन पैरामिड ऑफ बायोमास में अगर इक्वेटिक इकोसिस्टम आपको पूछे तो वो इन्वर्टेड होगा। जैसे देखो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास जो है वो कम होता है, उसके बाद जू प्लैंक्टन्स का बायोमास उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्मॉल फिशेस का बायोमास उससे ज़्यादा होता है और लार्ज फिशेस का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारा पैरामिड ऑफ नंबर। पैरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, आप इसको लिख लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम देखें तो ये हमेशा अपराइट होगा क्योंकि ग्रास सबसे ज़्यादा ग्रास होंगे, उसके बाद ग्रास ऊपर थोड़े कम होंगे, फ्रॉग थोड़े कम होंगे, स्नेक उससे कम होंगे, हॉक उससे कम होंगे। तो पैरामिड ऑफ नंबर में ग्रासलैंड का पैरामिड हमेशा अपराइट होता है। लेकिन अगर ट्री की हम बात करें, ट्री इकोसिस्टम की बात करें, तो ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है, ये इन्वर्टेड आपको पैरामिड मिलेगा देखने को। ठीक है, जैसे देखो एक ट्री है, उस ट्री पे बर्ड्स 100 होंगे, फिर स्नेक्स 10 होंगे, हॉक क्या होंगे 1 होंगे, तो ये इन्वर्टेड है, बराबर नहीं है ये। जैसे यहाँ पे अगर ट्री है तो यहाँ पे देखो 100 है, लेकिन उससे फिर कम नंबर हो गया 10, फिर नंबर और कम हो गया 1, तो ये क्या होता है आपका इन्वर्टेड पैरामिड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 10% ऑफ लॉ जो है प्रोड्यूसर में अगर इतना। हम स्टार्ट करते हैं अपने एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, ये एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम को।
टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? इट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, मतलब अब देखो हमारी बॉडी में जितनी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कौन परफॉर्म करता है? हमारे कंट्रोल कौन करता है? हमारे एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। और एंजाइम्स जो हैं वो बेस्ट काम करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के रेंज में। जैसे हमारे ह्यूमन में ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लो टेम्परेचर करोगे तो एंजाइम जो है वो लेस एक्टिव हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर एंजाइम को टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो क्या होता है? एंजाइम अपना नेचर या शेप जो है वो लूज़ कर देता है, केमिकल रिएक्शन इसमें स्टॉप हो जाती है और सेल जो है वो डाई कर जाते हैं। अगर अगर आप एक एग देखो, एग क्या होता है? जब उसमें ज़्यादा टेम्परेचर आप दो, ज़्यादा हीट, तो वो क्या होता है? वाइट हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो अब उसने उसका नेचर क्या है? डी नेचर कर दिया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है? इट इन्फ्लुएंस ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर। येस, इट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्द इलाके में रहते हैं, कुछ गर्म इलाके में रहते हैं। रेगुलेट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। येस, डिटरमाइन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या? हाँ, ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अफेक्ट करता है फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग को। बिल्कुल। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो किससे परफॉर्म होती हैं या कंट्रोल कौन करता है? हमारा टेम्परेचर। अब देखिए एक और यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, उनके बॉडी के टेम्परेचर पे। कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और उनका टेम्परेचर जो है वो विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वो जो बदलता रहता है। तो इस तरह को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोक्विलियोथर्म्स, या हम इनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं उनको बोलते हैं होमियोथर्म्स या एंडोथर्म्स, या इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कुछ होते हैं जो अब कभी अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं, कभी मेंटेन नहीं करते, इस तरह को ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटेरोथर्म्स। अब देखो पोकिलियोथर्म्स ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारी फ़िश आ गई, फ्रॉग आ गई, लीजर्ट आ गई, ये क्या करते हैं? अपने सोर्स ऑफ हीट के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? सनलाइट पे, एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होते हैं। इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है और अगर ठंड ज़्यादा होगी तो इनके अंदर जो ब्लड होगा वो भी जम जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपना कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, अपने बॉडी की हीट को वो क्या करते हैं? रेगुलेट कर लेते हैं। इनमें क्योंकि हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और ये हर सीज़न में जो एक्टिव होते हैं, जैसे ह्यूमन हैं, बर्ड्स हैं, कैट हैं, डॉग, एलिफेंट, इन सब में क्या है? हमारा वार्म ब्लड। और अगर आपको पूछे कि एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो एनिमल्स वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं और होमियोथर्म्स या इनको बोलते हैं एंडोथर्म्स। ठीक है, अब हमारे कुछ लॉज हैं साइंटिस्ट के थ्रू दिए गए हुए। बर्जमन्स रूल, एलन्स रूल और ग्लॉजर्स रूल। अब देखो बर्जमन्स रूल किसकी बात करता है? बर्जमन्स रूल बॉडी साइज़ की बात करता है। एलन्स रूल जो है वो एयर की बात करेगा, टेल की बात करेगा, लिम्ब साइज़ की बात करेगा। ठीक है, बर्जमैन्स रूल कहता क्या? बर्जमैन क्या कि वार्म ब्लडेड एनिमल जो कि कोल्डर रीजन्स में रहते हैं उनका बॉडी साइज़ क्या होता है? लार्जर। तो बर्जमैन के अकॉर्डिंगली जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं कोल्डर रीजन में जो रहते हैं उनका बॉडी साइज़ क्या होता है? लार्जर उनकी बॉडी होती है। लार्जर बॉडी इसलिए होती है क्योंकि इनमें हीट का जो लॉस है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम, रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे बताया गया पोलर बियर। अब पोलर बियर का साइज़ देखो कितना बड़ा और इसके कान देखो कितने छोटे छोटे हैं और इसके जो बॉडी साइज़ है वो लार्ज है, इसलिए हीट सफ़र भी प्रेजेंट और हीट लॉस क्या होगा? कम होगा कंपैरिजन टू। अब वार्म रीजन के बियर को देखो, इसका जो साइज़ है वो कम है और इसके जो सरफेस एरिया, इसके कान देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो यही बात किया, लार्जर जितनी लार्जर बॉडी होगी लेस सरफेस एरिया होगा रिलेटिव टू वॉल्यूम, जिसमें लॉस जो हीट का कम होगा। इसी तरह एलियंस के कहते हैं, एलियंस कहता है कि जो एनिमल्स कोल्डर एरिया में रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके जो कान हैं या लिम्स हैं या टेल हैं वो छोटी होती हैं। देखिए इसके कान देखो कितने छोटे छोटे, ये कोल्डर एरिया में रहता है। अगर आर्कटिक फॉक्स की बात करें, कंपेयर अगर इसको करें वार्म रीजन के फॉक्स के, तो इसको देखो इसका बॉडी साइज़ छोटा है लेकिन इसके कान वगैरह देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके शॉर्टर अपेंडेजेस होते हैं क्योंकि उनमें से हीट का लॉस कम होता है। वार्म में अपेंडेजेस उनके बड़े बड़े होते हैं क्योंकि हीट का लॉस
ज़्यादा होता है उनमें। क्यों? क्योंकि उनको दे हैव टू सर्वाइव द एक्सट्रीम वेदर, ड्राई कंडीशंस, ठीक है। और ग्लॉजर्स रूल क्या कहता है? एनिमल्स लिविंग जो ह्यूमिड क्लाइमेट आर जनरली डार्कर, वो थोड़े डार्कर रंग के होते हैं, देन द एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड एंड ड्राई रीजन। अब देखो ये कोल्ड एरिया में रहता है, इसका कलर वाइट है, और ये डार्क एरिया में रहता है, इसका कलर थोड़ा डार्क है। और भी टर्म्स है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि जब सर्दियों में ऑर्गेनिज्म स्लीप में चले जाते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इसी तरह जब समर्स में ऑर्गेनिजम्स लॉन्ग स्लीप के लिए चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। माइग्रेशन होता है बर्ड्स का ट्रांसफ़र होना, मूवमेंट होना एक एरिया से दूसरे एरिया में। जिस एरिया में ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो क्या है? फेवरेबल क्लाइमेट्स होंगे वहाँ पे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ना तो वो टू कोल्ड में रह सकता, ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकता, गर्मी में रह सकता, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही उसकी एक्टिविटी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर का। अब देखो टेम्परेचर के साथ में नेक्स्ट है हमारा लाइट। लाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, ग्रोथ में मदद करती है, फ्लावरिंग रेगुलेटरी। कहीं फ्लावर प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट चाहिए होता है, कहीं को कम चाहिए होता है, तो अफेक्ट करता है बिहेवियर। हाँ बिल्कुल, ये इफेक्ट करता है बिहेवियर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिजम्स की। मेंटेन करता है हीट एंड टेम्परेचर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है विजन के लिए, बिल्कुल। फिर इसमें बताया है क्या है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके ब्रॉडर लीव्स होते हैं, कुछों के जो हैं वो शॉर्टर लीव्स होते हैं। ब्रॉडर में क्या होगा? मोर सरफेस एरिया होगा लाइट को कैप्चर करने में, इनका लेस सरफेस एरिया होगा, जो कम होगी क्योंकि इनका सरफेस एरिया ही कम है। हमारा देखो वाटर, वाटर भी इंपॉर्टेंट है। वाटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इट। ये मीडियम है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। डिज़ोल्व होते हैं इसमें मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। प्लांट्स में अगर देखें तो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ये। मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के, सीड जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और 70% जो ह्यूमन की बॉडी है वो भी किससे मिलके बनी हुई है? वाटर से मिलके बनी हुई है। सॉइल देखो, सॉइल क्या है? अगर आप कोई पूछे कि सॉइल है क्या, तो सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये बनती किससे है? जब रॉक की वेदरिंग होती है तो उससे क्या बनता है हमारा? सॉइल। सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉइल कंपोजिशन देखो तो 45% इसमें मिनरल प्रेजेंट होते हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, और 25% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? आपको सबको ये पता है कि प्लांट लाइफ को ये सपोर्ट करता है, वाटर सप्लाई में हेल्प करता है। सॉइल कितनी टाइप की होती है? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो कोर्स होते हैं, बड़े होते हैं, इसमें वाटर की जो है मूवमेंट आसानी से हो जाती है। क्ले सॉइल में जो है वो सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आपस में कंपैक्ट होते हैं, तो पानी जो है होल्डिंग, अगर पानी डाल दिया जाए तो होल्डिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा, ये पानी को लूज़ नहीं होने देता। लीमी सॉइल जो होता है, लोमी सॉइल, इसमें मिक्सचर होता है सैंडी सॉइल, क्ले का, सिल्ट का, ह्यूमस का मिक्सचर होता है। अब देखो सॉइल की प्रोफाइल अगर हम बात करें तो ओ हॉरिजन सबसे ऊपर होता है। ओ हॉरिजन में भी दो आते हैं, ओ आई हॉरिजन और ओ ए हॉरिजन। ओ आई हॉरिजन जो है वो लिटर लेयर को कहा जाता है, लिटर लेयर को हम बोलते हैं, और ए आई को बोलते हैं ह्यूमस लेयर, ठीक है। इसमें फ्रेश लीफ लिटर पाए जाते हैं अपर लेयर में, और इसमें जो है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन ऐसा वो हॉरिजोन जहाँ तक प्लांट्स की जो है वो रूट्स पहुँचती हैं। उसके बाद आता है हमारा ई हॉरिजोन। ई हॉरिजन में मोस्ट ऑफ द टाइम लीचिंग होती है। यहाँ पे रेन की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच होते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है, डीपर सॉइल में, लेयर में। फिर आता है हमारा बी हॉरिजोन। बी हॉरिजन में ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली इसमें एब्सेंट होते हैं। फिर आता है हमारा सी एल, हार्शली वेदर्ड रॉक्स होती हैं, ये रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, वेरी लिटिल ऑर्गेनिक, इसमें बड़ा कम ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारी कौन सी थी? ओ हॉरिजोन, ठीक है। ओ हॉरिजोन के बाद क्या था? ए हॉरिजोन। ए के बाद हमारा आता है ई हॉरिजोन। ई हॉरिजोन क्या आता है हमारा? बी हॉरिजोन। देखो ए के बाद बी थोड़ा स्टेप करके आता है, फिर हमारा सी साथ में है, ठीक है। इसी तरह हमारी ये सारे हॉरिजोन है। फिर आर हॉरिजोन भी आता है, ठीक है। तो अगर हॉरिजोन भी पूछ लिए तो ओ सबसे ऊपर है, ए है, फिर ए के बाद ई नहीं है, फिर बी है, सी है, ई बीच में है इनके, फिर आर है, ठीक है।
इसी तरह हमारा एयर भी प्रेजेंट है। एयर में क्या क्या होता है, एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% जो है इसमें ऑक्सीजन होता है। बाकी गैसेस की कंपोजिशन भी आप देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% होता है, आर्गन जो है 0.93% होता है। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस का, एयर है क्या, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, रेस्पिरेशन में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में, वेदर और क्लाइमेट में, नाइट्रोजन साइकिल में, सी डिस्पर्शन में, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में, इन सब चीज़ में देखो सांस ले रहे हो आप, इसमें एयर ज़रूरत है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, एयर ज़रूरत है। विंड्स इधर से उधर मूव कर रही है, पॉलिनेशन हो रही है, डिस्पर्शन हो रही है सीड्स की। देखिए हर चीज़ में जो है वो एबायोटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे फायर। फायर जो है वो ह्यूमन की वजह से भी होती है और नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी होती है। जैसे लाइटनिंग कहीं होगी, वॉल्केनिक इवेपोरेशन, इरप्शन हो गया, नेचुरल हीट होगी। ह्यूमन की वजह से कहीं कैंप फायर हो गए, हमारी केयरलेसनेस की वजह से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से भी जो है हवा लग एयर फायर लग जाती है। फायर के भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट में देखा जाए तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो जाती है, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प हो जाती है, नए प्लांट ग्रोथ करते हैं, पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन नेगेटिव क्या है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वाइल्ड लाइफ जो वहाँ के एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, पेड़ पौधे, उनकी जो लॉस है, वो वाइल्ड लाइफ में लाइफ उनकी लॉस हो जाती है। पोल्यूशन होता है, सॉइल डैमेज होती है, प्रॉपर्टी या लाइव्स भी वहाँ पे, अगर किसी की घर वगैरह वहाँ पे भी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। रेनफॉल भी देखो, रेनफॉल भी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। रेन की शक्ल में, स्नो की शक्ल में, स्लीट, हेल, डीजल, इन सब में जो है रेनफॉल जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये भी एक एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए। देखिए एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, हेल्प करते हैं प्लांट्स को और क्रॉप्स को ग्रोथ के लिए। रिवर्स को रीफिल करती हैं, पॉन्ड्स को, ग्राउंड वाटर को रीफिल करती हैं, मेंटेन करती हैं वाटर साइकिल को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। केमिकल फैक्टर में देखिए हमारे आ जाते हैं, जैसे ये अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम, एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में फिर देखो हमारा केमिकल फैक्टर में हमारा पीएच आ जाता है। पीएच में हम चेक करते हैं एसिडिटी है, अल्कलाइनिटी है, सॉइल की, वाटर की, किसी की भी चेक करनी हो, जिसमें हमारा स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। अगर एसिडिक है तो 0 से 6 तक होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, 7 से अगर ज़्यादा होता है, वैल्यू उसकी इंक्रीज़ होती है, तो वो मटेरियल की जो पीएच है वो क्या होता है, बेसिक। मॉइस्चर देखो इम्पॉर्टेंट है। मॉइस्चर क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, सॉइल में, वाटर में। टॉक्सिक एक्यूमुलेशन बताता है कि कितना हार्मफुल केमिकल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। देखो ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनके लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू डिज़ोल्व इन वाटर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड होता है कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को वाटर में। अगर ज़्यादा उनको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड उनकी ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मतलब तो वो पानी वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। एग्जांपल जैसे हमारे सीवेज रिवर्स में अगर उनको अनट्रीट किया जाए तो उनमें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बढ़ जाती है। केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड भी देखिए, केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए केमिकली ऑक्सीडाइज करने में बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन वाटर में। इसका भी सेम है, अगर ज़्यादा केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड है तो मतलब पानी ज़्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है। न्यूट्रिएंट की रिसाइकल में न्यूट्रिएंट कंटेंट देखा जाता है। देखो न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या देखा जाता है कि कितने अवेलेबल हैं न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में या पानी में, जो इम्पोर्टेंट है वो नेसेसरी है हमारे प्लांट की ग्रोथ के। सैलिनिटी हम चेक करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है सॉल्ट की हमारे पानी में या वाटर में। इकोलॉजिकल नीच, इकोलॉजिकल नीच से पहले मैं बता दूं आपको कि एक कंसेप्ट है हमारा कि हैबिट क्या होता है और इकोलॉजिकल नीच क्या होता है। हैबिट होता है जैसे अगर आप किसी इंसान को पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, तो हैबिटेट होता है एड्रेस किसी भी इंसान का। लेकिन आप काम क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका फंक्शन क्या है, वो क्या होता है आपका इकोलॉजिकल निश। ठीक है। तो हैबिटेट होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, लेकिन
नीश क्या होती है कि एक फंक्शनिंग रोल क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो ये नेचर क्या है, फिजिकली आप कहाँ रह रहे हो, लेकिन फंक्शन इसका मेन ऑर्गेनिज्म मेन फंक्शन परफॉर्म जो करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। मतलब कहाँ रह रहे हो और किस तरह काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। एग्जांपल फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स हैं, ओशन है। लेकिन उन ओशन में पॉन्ड में प्रीडेटर कैसे काम कर रहे हैं, हर्बीवोरस कैसे काम कर रहे हैं, पॉलिनेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, वही मैंने आपको नॉलॉजी बताई, होम एड्रेस, और यहाँ पे आपका प्रोफेशन क्या है। अब देखिए इकोलॉजिकल नीश हुई आपका फंक्शनल एरिया क्या है, आपका रोल क्या है इन ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बताई जाती है, देखो ecological niche is the functional role or position of an organism in an ecosystem। ठीक है, it include where it lives, what it eats, how it obtain food, how it interact with the organisms and its response to the environment condition। अब देखो अगर आपके घर में आपका एक रूम है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका रूम है। अब आप अपने रूम में जो है वो कहीं भी रहते हैं, जैसे देखो आपने सामान बेड रखा है, आप कभी यहाँ पे लेटते हो, कभी यहाँ पे सोते हो, ठीक है, कभी यहाँ घूम रहे हो, कहाँ कभी यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपका कज़न आया, अब आपकी मम्मी ने कहा आपको रूम शेयर करना पड़ेगा। जहाँ पे आप इस पूरे एरिया में रहते थे, तो ये क्या था आपका, ये था आपका फंडामेंटल नीश। ये आपका क्या था, फंडामेंटल नीश। लेकिन जैसे आपका कज़न आया तो आपको क्या हुआ, अब थोड़ा स्पेस इसके साथ शेयर करना पड़ेगा। अब जिस एरिया में आप रहते हैं इसको बोलते हैं आपका रियलाइज नीश। जो रियल में आप अब किस एरिया में रह रहे हैं उसको बोलते हैं रियलाइज्ड नीश। और जिस एरिया में आप विदाउट कंपटीशन कोई बंदे के रह रहे थे उसको बोलते थे फंडामेंटल नीश। इसी तरह इकोलॉजिकल नीश के भी कंसेप्ट हैं। फंडामेंटल नीश होता है ऐसा नीश जिसमें कोई भी कंपटीशन ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो नीश क्या होता है आपका, फंडामेंटल नीश। लेकिन जब कोई कंपटीशन आ जाता है, कोई कंपटीटर आ जाता है, तो फिर ऑर्गेनिजम्स को, अगर वो हेल्दी कंपटीटर है तो वो पुराने वाले ऑर्गेनिज्म को वहाँ से हटा देगा, अगर वो वीक है तो जो पुराना ऑर्गेनिज्म है वो उसको वहाँ से हटा देगा। तो इस तरह कंपटीशन जहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए उसको बोलते हैं रियलाइज्ड नीश। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है बारनेकल्स की। बारनेकल्स क्या हैं, मरीन क्रस्टेशियंस हैं, दो स्पीशीज़ हैं। अब देखो इनका नाम है थैलेमस और एक का नाम है सेमीबेलेनस। अब देखो जो सेमीबेलेनस है ये बड़े वाले क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है, और जो थैलेमस है ये छोटे वाले हैं, ठीक है। अब इनको क्या किया, ये जो है अपने आप को कहाँ अटैच करते हैं, रॉकी सी शोर पे, ठीक है, जो सी के किनारे होते हैं वहाँ पे शोर्स में अपने आप को ये अटैच करते हैं। एंड फिल्टर फूड फ्रॉम द सी वाटर, और अपना खाना कहाँ से लेते हैं, सी के वाटर से। अब क्या हुआ, फंडामेंटल नीश में थैलेमस हैज़ अ वाइडर रेंज ऑफ टॉलरेंस, दिस इज इट्स फंडामेंटल नीश। अब देखो व्हेन सेमीबेलेनस वाज रिमूव्ड, साइंटिस्ट का नाम था कॉर्नेल, थैलेमस वॉज एबल टू लिव इन बोथ अपर एंड लोअर पार्ट। देखो ये जो बड़े वाले हैं इनका नाम है सेमीबेलेनस, ठीक है, यहाँ पे सेमीबेलेनस को निकाल दिया, ठीक है, सेमीबेलेनस को यहाँ से सेमीबेलेनस को रिमूव कर दिया, तो रहा क्या, थैलेमस। जब सेमीबेलेनस यहाँ नहीं थे तो थैलेमस क्या करता था, ऊपर वाली लेयर में भी ग्रो करता था, लोअर लेयर में भी ग्रो करता था, और मिडल शोर में भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। तो ये क्या है इसका फंडामेंटल नीश, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, विदाउट कंपटीशन है। तो विदाउट कंपटीशन थैलेमस कैन लिव इन अपर मिडल लोअर शोर, तो ये क्या हुआ इसका फंडामेंटल नीश। लेकिन जब सेमीबेलेनस को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अब क्या हुआ, थैलेमस जो है वो लोअर शोर में चला गया। विद कंपटीशन इट इज़ लिमिटेड, कौन, थैलेमस इज़ लिमिटेड टू द अपर शोर। अब थैलेमस जो है वो सिर्फ अपर लेयर में, ये देखो 3 लाइनें बताई हैं, ये देखो ये लाइन है। अब थैलेमस जो है सिर्फ अपर लेयर में ही ग्रो करता है। अब ये क्या होगी इसकी रियलाइज नीश। रियलाइज नीश इज़ ऑलवेज इक्वल, रियलाइज नीश जो है वो हमेशा छोटी होगी या फिर इक्वल होगी फंडामेंटल नीश। तो इसमें अब देखो ये जो सेमी बैलेंस है, अब देखो लोअर लेयर में कौन है ग्रो कर रहा, सेमी बैलेंस। तो सेमी बैलेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू थैलेमस, ठीक है। तो इसी तरह जब कंपटीशन आया तो थैलेमस की स्पीशीज़ क्या हुई,
अब एक एरिया में जाके सिकुड़ के रहने लगी, तो कुछ स्ट्रॉन्ग कंपटीटर कौन था? सेमी बैलेंस। आपको एग्जांपल समझ आए कि नीश में, इकोलॉजिकल नीश में होता क्या? हैबिटेट और नीश में भी आपको मैंने बता दिया फ़र्क क्या है, कौन से एरिया में आप रहते हैं और कौन सा एक्चुअल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो आपका जो है आज का लेक्चर वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप कंसेप्ट को समझिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आई होप आपसे एमसीक्यूज़ निकलें इसके। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।